500 रुपए दिखाए जाते हैं, वो भी सबको नहीं मिलते। आप ये बताओ मेरी माँ बहनों या नौजवान कोई भी खड़ा होकर बताए, भाई जिम्मेदार से बताओ, 500 रुपए में अच्छा जूता आ जाता है या 500 रुपए से महंगा आता है? बताओ। तो आप ये बताओ 500 रुपए में होता क्या भाई? मगर ये गरीबों को मजाक उड़ाने जैसा है, जैसे ताकतवर आदमी रोटी का टुकड़ा रख दे और जैसे गरीब खाने जाए उसको ऊपर उठा ले। ये गरीबों की मजाक उड़ाने जैसा है। लेकिन भाई उनकी गलती नहीं है, गलती उनकी इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो उन्होंने सदियों से नहीं आपके बारे में सोचा। जब आप इस देश में जुल्म जाति को सहते रहे, आप पे पहनने कपड़े, रहने को घर नहीं था, अच्छे मकान नहीं थे, सुख सुविधा नहीं थे, अधिकार नहीं थे, तो भी उन्होंने आपकी नहीं सुनी। आप बहन बेटियों के साथ जुल्म जाति हुई तो भी उन्होंने नहीं सुनी। आज भी होती है, कोई सुनने आता है क्या? तो बाबा साहब इस बात को समझते थे। बाबा साहब को विश्वास था कि भाई संविधान तो आ जाएगा, लेकिन संविधान से जो सामाजिक गैर बराबरी जाति के आधार पर वो भी खत्म नहीं होगी सही तरह। और जब तक कानून को लागू कराने वाले हाथ हमारे नहीं होंगे तो आर्थिक गैर बराबरी, एक आदमी इतना अमीर है कि उस पर रखने की जगह नहीं और एक आदमी इतना गरीब है जिसमें खाने के लिए रोटी भी नहीं, एक आदमी इतना अमीर है कि उस पर कितने लिए जमीन है उसको ये भी नहीं पता, और एक आदमी इतना गरीब है जिस पर रहने के लिए मकान भी नहीं। एक आदमी ऐसा है जिसके जानवर भी देसी घी खाते हैं, जिसके जानवर भी एसी के कमरों में रहते हैं, जिसके जानवर भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, और एक ये भी इस देश का समाज है जिन पे 2 पहियों की गाड़ी भी नहीं है, जिन पे 4 पहियों की गाड़ी। और बहुत से तो छोड़ो, बनाने वाले ने इस तरह का व्यवस्था बनाई कि मैं शहरों में जब जाता हूं तो देखता हूं, गली देख के पता लग जाता है कौन से जाति धर्म के लोग यहां रहते हैं। जिनकी गली छोटी छोटी हो, जिसमें 4 पहियों गाड़ी बड़ी मुश्किल से घुस जाए, वहां अति पिछड़ी जातियों के लोग रहते हैं। और जहां 4 पहियों गाड़ी घुसे ना, वहां चमार वाल्मीकि पासी धोबी कोरी खटीक रहते हैं। आप चेक करवा के देख लेना अपनी बस्तियों में जाकर, शहर में। आज मैं आपको कह रहा हूं, आप जाकर देख लेना, मेरी बात गलत हो, ठीक है? जिन गलियों में 4 पहियों गाड़ी घुस ना पाए, उनको पता था कि हम इनको इस तरह के हालात में रखेंगे भूखे नंगे कि इन पर 4 पहियों गाड़ी होगी नहीं तो इनकी क्या हैसियत गाड़ी ले आएंगे। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है कि आज मेरे जैसा व्यक्ति प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा बढ़िया जैकेट पहन के, बढ़िया जूते पहन के, बढ़िया गाड़ी में चल रहा है। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर का अधिकार है कि आज हम बनते जी से लेकर सब लोग कुर्सी पर बैठे हैं। जिन लोगों को मटकी छूने पर जिनकी हत्या होती थी, घोड़ी पे बैठने पर जिनकी हत्या होती थी, मूछे रखने पे आज भी हत्या होती, देखी नहीं देखी राजस्थान में जितेंद्र मेघवाल की हत्या की नहीं की मूछे रखने पे? आपने देखा इंद्र मेघवाल को मटकी छूने में मास्टर ने हत्या की नहीं की? जिनकी आज भी जिनके साथ इतना जुल्म होता है उनको कुर्सी पे बैठने कौन दे रहे थे? तो बाबा साहब का संविधान है। धन्य हो बाबा साहब, और बहुत बहुत बधाई बाबा साहब को। लेकिन बाबा साहब के औलादों, मुझे ये भी बताओ कि जब बाबा साहब वोट का अधिकार दे के गए हैं तो आपकी जुल्म जाति गरीबी बेबसी खत्म क्यों नहीं हो रही? इस देश में अमीरों के अलग चोचले हैं, ठीक है? मैं अमीरों को बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं अपने लोगों की कमी मानता हूं। बाबा साहब आपको वोट का अधिकार देकर ये कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन हमने भी वोट इस आधार पर दिया कि भाई किसी का राज बन जाए, हमारे हिस्से में भी 2 रोटी आ जाए। आप ये बताओ कि हम इस देश में 2 रोटी खाने के लिए पैदा हुए? 2 रोटी तो जानवर भी खा रहे हैं। आपका पशु नहीं खाता भोजन? खाता नहीं खाता है? फिर ये तो देखो, महापुरुषों ने कहा जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है, जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना। क्या आपके कोई सपने नहीं? क्या आप नहीं चाहते कि आपके घरों के हालात सुधरे? क्या आप नहीं चाहते आपको रोजगार मिले? क्या आप नहीं चाहते आपको नौकरी मिले? क्या आप नहीं चाहते गरीबों के बच्चों को भी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बनने के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हो? आप नहीं चाहते कोचिंग सेंटर खुले? आप नहीं चाहते आपकी सड़कें अच्छी हो? आप नहीं चाहते अच्छी बिजली पानी की व्यवस्था हो? आप देश भर में जाकर देखो, साफ पानी पीने की व्यवस्था आज भी नहीं है। आपके घरों, कितने घरों में आरओ लगे? जरा हाथ खड़ा करो। जिनके घरों में आरओ लगे हैं साफ पानी पीने का, हाथ खड़ा करके बताओ मुझे गांव के। तो आपको नहीं पता कि नीचे का पानी खराब हो गया है? ये पानी बहुत जगह चेक कराओगे, जहर का काम कर रहा है। आप समझो, अमीर नहाते भी एक गीजर के उसके पानी में, आरओ के पानी में, और आपको पीने के लिए भी आपको ये पानी वो करना पड़ता है। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, इस देश में उन्हीं की हैसियत होती है, उन्हीं की बात होती है जिन पर राजकाज होता है। राजकाज आपसे ज्यादा दूर नहीं है। आपने राजकाज को दूर हटाया, क्योंकि देखो जब वोट का अधिकार बाबा साहब ने, इस बात पर गौर करना, इस बात को सुने बगैर बात नहीं बनेगी। जब बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया तो दुश्मन बड़ा शातिर था। दुश्मन ने कहा भाई ऐसे तो इनका राज आ जाएगा, तो हमारी गुलामी कौन, बेबसी, हमारी लाचारी कौन करेगा, हमारी बेगारी कौन करेगा? तो उन्होंने कहा इनके पास वोट है, हमारे पास नोट है, इनकी वोट को हम नोट से खरीद लें। लंबे समय तक ये चलता रहा और बाबा साहब समझाते समझाते चले गए। जब वो चले गए, क्योंकि हमारे लोगों को भी
जब महापुरुष चले जाते तभी याद आती है उनकी बात। तब वो कहते हैं बाबा साहब 10 साल जी जाते, 20 साल जी जाते। तो बाबा साहब तो चले गए। बाबा साहब के जाने के बाद आंदोलन रुक गया और फिर 66 के करीब एक और रहबर जो क्लास 1 के साइंटिस्ट थे, क्लास 1 के अधिकारी थे, मान्यवर काशीराम साहब, उन्होंने बाबा साहब को पढ़ लिया। दीनामाना वाल्मीकि साहब ने उनको एक किताब दी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश। आपने पढ़ी किसी ने? बताओ पढ़ी तो? क्यों पढ़ोगे आप महापुरुषों की किताब? क्या जरूरत है पढ़ने की? नहीं पढ़ोगे तो ज्ञान कहां से हासिल होगा? ज्ञान नहीं होगा तो बोलोगे क्या? बोलोगे नहीं तो क्या समाज को समझाओगे क्या? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ी तो रो पड़े मान्यवर काशीराम साहब। एक किताब को 3 बार पढ़ी, साइंटिस्ट थे, नौकरी को लात मारी और समाज में उतर गए, समाज को समझाने लगे। तो समाज कहने लगा भाई ये तो आदमी पागल हो गया, हमें पागल करेगा, भाई तो अपना काम कर ले। लेकिन मान्यवर काशीराम साहब ने हार नहीं मानी, बहुत अपमान सहे, बहुत आरोप सहे, गली गली घूमते रहे, लोगों को समझाते रहे। एक वो भी समय आया कि मान्यवर काशीराम के नाम से ये भारत की राजनीति ऐसे चक्के पे चलने लगी, ऐसे चक्के पे चलने लगी कि हर कोई अगर याद करता, अगर किसी की जरूरत कोई महसूस करता तो मान्यवर काशीराम साहब के पास आता कि साहब हमारी जिंदगी बदल दो। वो भी समय देश ने देखा, लेकिन वो भी 2006 में चले गए। फिर उनके जो नेता हैं उन्होंने भी इस काम को बंद कर दिया। तो 2014 में इस काम की जिम्मेदारी भीम आर्मी के लोगों ने उठा ली। आज उसी काम को जो बाबा साहब अम्बेडकर अधूरा छोड़ गए, आज उसी काम को जो मान्यवर काशीराम साहब अधूरा छोड़ गए, उसी काम को जिम्मेदारी उठा के पिछले 10 साल से भीम आर्मी के लोग गली गली जाके समाज के ऊपर होने वाले जुर्म जाति में उनकी मदद करने का काम करते हैं और जालिम का मुकाबला आंख से आंख मिलाकर करते हैं। आज इतनी ताकत पैदा हो गई है कि आप एक गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा थाने में जाकर एसएचओ से, सीओ से, एसपी से आंख मिला के बात करता है और अपने अधिकारों के बारे में पूछता है। और ये पूछता है किस अधिकार पे आप गरीबों पे जुल्म कर रहे हो। ये ताकत पैदा कर दी है भीम आर्मी ने। लेकिन दुश्मन भी तो बड़ा चालाक। मान्यवर काशीराम साहब ने नारा दिया, उन्होंने समझ लिया कि समाज का वोट बिक रहा है। वो गली गली गए, उन्होंने कहा भाई सुनो, वोट की रक्षा ऐसे करनी जैसे बहन बेटी की रक्षा की जाती है। वोट को बेचना नहीं होता। वोट का अधिकार तो गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है, इसलिए हमें वोट को बेचना नहीं, वोट को हमें संभाल के, वोट को हमें हिफाजत करके और सौंपना है उस आदमी को जिसपे भरोसा कर ले कि ये हमारी वोट लेके हमसे गद्दारी। तो जब ये मान्यवर काशीराम साहब ने तैयार किया तो नेता भी पैदा हुए हमारे बीच बहुत सारे। लेकिन जब मान्यवर काशीराम साहब ने कर दिया, दुश्मन भी कुछ सोच रहा होगा, नहीं सोच रहा होगा। तो दुश्मन ने क्या किया? दुश्मन लिया मशीन, उसने कहा दो किसी को वोट आएगी हमारे खाते में। समझ दुश्मन भी तो चालाक है या नहीं है? दुश्मन को देखो भैया, जो लोग राजकाज में बैठ रहे हैं, सुन लो मेरे भाइयों, एक गज जमीन अगर कोई किसी ने आपके दबा रखी तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। बताओ छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ेगा ना। तो आप सोचो जो राजकाज में बैठा वो राजकाज कैसे छोड़ दे? वो लिया मशीन। जब वो मशीन ले आया तो हमारे लोग भी समझदार थे, वो उन्होंने कहा भाई वोट की चोरी हो रही, तो उन्होंने लगवा दी उसमें वीवीपैट कि भाई देखो वीवीपैट से होगी जानकारी गिनती, वीवीपैट में लगेगी पर्ची, उससे पता लगेगा वोट किस पर जा रही। मशीन का नहीं करते भरोसा। तो मगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उनके सब अंडर में है, उन्होंने कहा कि भाई गिनती इनकी होगी जिसको सेकंड पार्टी कहेगी। अब सेकंड पार्टी को इतनी मजबूत है नहीं, फिर वोट की चोरी हो रही है, धोखा डाका हो रहा है। तो फिर हमने पिछले 3 महीने से एक मजबूत आंदोलन ईवीएम के खिलाफ चलाया। आपने देखा होगा दिल्ली में लगातार आंदोलन चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों कुर्बानियों से मिली वोट को हम लोग लुटने नहीं देंगे, इसको चोरी नहीं होने देंगे, इस पर डकैती नहीं पड़ने देंगे। और 3 महीनों के आंदोलन से अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुनवाई चल रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार चुनाव बैलेट पेपर से होगा, क्योंकि चुनाव को अपने समय पे होना है। तो हमने ये भी कहा कि अगर बैलेट पेपर से नहीं करा सकते तो एक काम कर दो, वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है उस पर्ची को आप हमें दे दो, हम ये चेक कर लें जिसको वोट जिसको गई, फिर हम उसको बॉक्स में जमा कर दें। और आप मेरी बात को महसूस करके देखना, अभी चुनाव अनाउंस होगा तो चुनाव होगा 6-7 चरणों में। पहले चरण का जो वोट डाल देगा उसको इंतजार करना पड़ेगा कम से कम 1 महीना, 1 महीने बाद आएगा परिणाम। तुम्हारा तो पहले चरण में है, तुम डाल दोगे तो 7वें चरण के बाद जब आखिरी में गिनती होगी तभी तो आएगा रिजल्ट। तो आप 1 महीना इंतजार करोगे। मैंने फिर इनसे कहा कि भाई बात सुनो, आप हमें ईवीएम से गिनती चाहिए, जो पर्ची हम आप उसमें डाल देंगे बक्स में, आप हमारी पर्ची गिन देना। जब हम 1.5 महीना इंतजार करेंगे और हम 5-5 साल इंतजार करते हैं तो हम 2 दिन और इंतजार कर लेंगे, लेकिन हमारी वोट की चोरी बंद होना चाहिए और हमारी वोट की गिनती भी वो बक्से से ही हो जाए। तो अभी सारी बातें चल रही है, लेकिन असल बात यह है कि वोट तो आपको ही देनी है।
आप ही अगर किसी और को दिया होगे तो भाई फिर चंद्रशेखर आजाद कैसे कामयाब हो जाएगा? और चंद्रशेखर आजाद कामयाब नहीं होगा तो भाई चंद्रशेखर आजाद ही क्या कर देगा? आप मुझे बताओ। भाई लाठी गोली से तो दुनिया नहीं, यहाँ नहीं कुछ बदल रहा है। भाई लाठी से गोली से कुछ होता तो बाबा साहब वोट क्यों देके जाते? ठीक है, लाठी गोली तो उनकी हमसे ज्यादा मजबूत है, उनपे सेना है, उनपे पुलिस है, उनपे सब कुछ है। वो चाहे तो इतने कत्ल कर दे, कोई पूछेगा भी नहीं। तो इसलिए वोट की ताकत से ही हम उनको चोट दे सकते हैं। जो जुल्म उन्होंने आज तक हम पे किए, जो अधिकार उन्होंने हमारे छीने, देखो आरक्षण मिला नहीं मिला, हमें मिला है ना आरक्षण, तो आरक्षण की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। अब सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगी, सरकारी डिपार्टमेंट खत्म हो जाएगा, सरकारी नौकरी खत्म, सरकारी नौकरी खत्म, तो आरक्षण का क्या करोगे भाई? बताओ भाई नौजवानों, नहीं कर पाओगे ना कुछ भी। तो आप देखो पुलिस की भर्ती आई, आपके गांव से उन बच्चों ने फार्म भरा होगा, तो बेरोजगारी तो बढ़ी भी है। एक बच्चे से 400 रुपए, 48 लाख बच्चों ने फार्म भरा, बेरोजगारी का देखो आंकड़ा आप उठा के, और नौकरी कितनी थी? 60,000। एक बच्चे से 400 रुपए, 200 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकाले, पेपर हो गया लीक, आप अपने घर राजी, वो अपने घर राजी, उनकी जेब में पैसा आ गया, आप ढूंढते फिर आपको क्या करना है? समझ रहे? ये है चोर बाजारी। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, अगर कोई होगा बीएड का बच्चा तो उसको पता होगा, 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, 20,000 पदों पर डाका मार के दलित पिछड़ों का अधिकार छीन लिया। 4 दिन तक लखनऊ में लड़ता रहा, 4 दिन तक आंदोलन चला, फिर बड़ा आंदोलन हुआ, 68,800 नियुक्ति दिलाने काम किया, उनकी लिस्ट जारी हुई, एक एक बच्चा खुश हो गया, रोने लग गया कि भैया आपने जिंदगी बदल दी, आपका एहसान नहीं मानेंगे। इनके पेट में दर्द हो गया, इन्होंने कोर्ट से स्पष्ट लगा दिया। अभी भी बात चल रही है। मैं तो आपको ये पूछना चाहता हूँ भाई, पिछले 11 साल में मैंने आपकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। क्या कभी छोड़ी है क्या भाई? ईमानदार से बताओ, कोई ऐसी लड़ाई है जो आपकी ना लड़ी हो? कोई भी हो, किसी जाति धर्म का हो, किसानों की लड़ाई हो, महिला पहलवानों की लड़ाई हो, नौजवानों की लड़ाई हो, 69 शिक्षक भर्ती का मामला हो, पुलिस भर्ती का मामला हो, SC पर एनआरसी का मामला हो, कोई ऐसी लड़ाई नहीं जिसको मैंने नहीं लड़ा। अभी भी यहां से छोड़ के सारा काम रामपुर मिलक गया, मिलक में जाके उस मां के आंसू पूछे, उस सीईओ को, उसको SDM को हटवाया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, उनकी जो तमाम तरह की उनकी योजनाएं जो मिलनी है उनकी व्यवस्था कराई। डीएम से कहा 10 दिन में इनकी मदद करो, इनको लाइसेंस और सब चीजें दो, नहीं दोगे तो आंदोलन होगा। यहीं से 15 दिन पहले औरैया में एक वीडियो जारी हुई, एक बच्चे ने कहा 12 साल के कि भैया मेरे पापा को मार दिया है, आप मेरे मामा लगते चंद्रशेखर आजाद, मेरी माँ को मुझे मार देंगे, आप लोग आ जाओ। मैं सारा काम छोड़ के गया, उनकी पेंशन बंधवाई 5,000 रुपए महीना, उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कराई, 3 बच्चे 2 की पढ़ाई की व्यवस्था कराई, 2,500 रुपए महीना, उनके लाइसेंस की व्यवस्था कराई, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कराई। भाई अभी तो मैं यही कर सकता हूँ लड़ भिड़ के, लेकिन जिस दिन मेरे हाथ में कलम की ताकत होगी उस दिन मैं बताऊंगा कि अपने भाइयों बहनों के लिए, अपनी माताओं के आंसू पूछने के लिए चंद्रशेखर आजाद क्या कर सकता हूँ। भाई मैं आपको आज पैसा नहीं दे सकता मेरे भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों, मैं आपको पैसा नहीं दे सकता क्योंकि मैं तो 24 घंटे 7 दिन यही काम करता हूँ। आपने देखा मुझे कोई नौकरी करते, कोई दुकान चलाते, रोजगार करते? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास एक ही चीज है कि मैंने बाबा साहब अम्बेडकर का मैं कर्ज मानता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का कर्ज है हमारे ऊपर, उन्होंने अपने बच्चे कुर्बान किए, माने और काशीराम साहब की जिंदगी, हम भी उनके कर्ज को उतार के छोड़ेंगे। हम भी अपने जो सोचते थे कि गरीबी बेबसी लाचारी खत्म हो और हमारे लोगों की आंखों के भी आंसू सूखे, इनके घर में भी सुख शांति आए, इनको भी रोजगार मिले, इनके भी अच्छे घर बने, इनको भी खाने के लिए अच्छा राशन मिले, इनको भी पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिले, इनको भी पीने के लिए साफ पानी मिले, इनके भी राज कहा जाए, तो हम तो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अकेले तो नहीं कर सकते भाई, ये तो आपकी मदद के बिना संभव नहीं है। ठीक है, तो देखो ये भी हमारा भाई है, देखो भाई सुन लो, ए भैया रुक जाओ, मुझे देखो अब देखो जिम्मेदारी किसको कहते हैं? जिम्मेदारी ऐसा नहीं कि कोई अगर उम्र बड़ी हो तो जिम्मेदार होता है। देखो जिम्मेदारी समझने से होती है। जिसके माँ बाप बचपन में छोड़ के चले जाते हैं वो भी जिम्मेदार हो जाता है, नहीं हो जाता है? ठीक है, और जिसके माँ बाप जीते रहते हैं वो 50 साल का भी होकर इस तरह के बेकार काम करता है। अब ये भी मेरा भाई, आप बताओ इसके बच्चे क्या महसूस नहीं करते होंगे कि भाई हमें बहुत सारी चीजें जरूरत है, हमारे पिता कुछ करते नहीं? बताओ करते हो नहीं करते होंगे? तो फिर अब ये तो बेचारा, ये क्या बहुत सारे लोग अपने सुख अपने बारे में सोचते हैं, परिवार के बारे में नहीं सोचते। लेकिन मेरा तो परिवार आप सब लोग, मुझे तो सबके बारे में सोचना है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि भाई इस लड़ाई में आप लोग मेरी मदद कराओगे नहीं कराओगे? आप दोनों हाथ उठा के बताओ, धोखा तो नहीं करोगे? पक्का? भाई धोखे से अच्छा होता धक्का आज मना कर दो कि भाई आपके साथ नहीं है। हमें ये कह दो मुझसे कि भाई हमें होगी गुलामी की आदत, हम तो ये 5 किलो राशन में खुश हैं, हम तो दुश्मन के साथ है, आपके साथ नहीं, तो मैं मान जाऊंगा, मैं चुपचाप चला जाऊंगा, आपसे नहीं अपील करूंगा। लेकिन
अगर आप ये समझते हो कि मुझे लड़ाई लड़नी चाहिए तो फिर आप मेरा साथ दो। बताओ, दोगे नहीं दोगे? हाथ उठा के बताओ। अच्छा, एक चीज और है भाई, ये भी सुन लो, एक मिनट सुन लो भाई, एक मिनट चुप हो जाओ भाई, एक मिनट सुन लो। ये भी मैं आपसे कह रहा हूं, एक चीज बहुत जिम्मेदारी की, कि अगर आप ये सोचो कि अकेला चंद्रशेखर लड़ लेगा तो भाई लड़ नहीं सकता है। उनके पास इतनी तो इंटेलिजेंस है, सारी मीडिया है, सारी पुलिस है, सारे अधिकारी हैं, सब कुछ उनके पास है। उनके नेता विधायक भी चंद्रशेखर आजाद तो सड़क पे है। जब तक आप चंद्रशेखर आजाद नहीं बनोगे तब तक लड़ाई जीती नहीं जा सकती। आपकी जेब में फोन है, चंद्रशेखर का साथ देंगे, समाज पार्टी हम साथ देंगे। अरे भाई, हम वोट देंगे, वोट देंगे। अच्छा, एक मिनट चुप हो जाओ, मेरी बात तो मानोगे? ठीक है, मेरी बात को सुनो। जब तक आप चंद्रशेखर नहीं बनोगे तब तक बात आगे नहीं बढ़े। आप पे फोन है, यहाँ हमारी बहनें रहती होंगी, आसपास के गांव में हमारी चाची, भाभी, ताई, बुआ बहुत सारे रहते होंगे ना। तो भाई अकेला चंद्रशेखर कहां कहां तक जा सकता है? आपको जाना पड़ेगा, आपको फोन करना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा, घर घर जाके घूमना पड़ेगा कि भाई हम इस देश में गुलामी में नहीं रहेंगे, हम इस देश के गुस्से अपने लोगों की गुलामी की बेड़ियां काटेंगे। हम इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, मुसलमान, नौजवान को सन्नी बच्चा वोट देने का अधिकार बचेगा भाई? जब वोट देने का अधिकार नहीं बचेगा, हमें कोई हमारी बस्ती में आएगा भाई कोई पैर रखने? फिर तो हम पर लट भी बजेगा तो हमारी कोई सुनेगा क्या? ठीक है, तो हमें इन्हें जुल्म जाति खत्म करना तो हमें लड़ना पड़ेगा। और लड़ने के लिए ना लाठी मारनी ना बंदूक चलानी, क्या करना है बताओ? हाँ, केतली को वोट देना और केतली को नोट देना। ठीक है, सिर्फ वोट ही नहीं, नोट भी। एक वोट एक नोट। देखो, जिनको गुरु मानते हैं, देखो मेरी बात सुनो, अगर पैसा लेंगे पूंजीपतियों से तो काम करना पड़ेगा उनका, और पैसा लेंगे अपने गरीब भाइयों से तो काम करेंगे आपका 24 घंटे 7 दिन। अगर खून का एक एक कतरा भी देना पड़ा तो आपके सम्मान को कम नहीं होने देंगे, खून का एक एक कतरा चुका देंगे, आप पे नाइंसाफी नहीं होने देंगे, आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो मैं आपसे अपील करूंगा, जो हमारी मदद करना चाहता, चाहे 1 रुपए की मदद करें, लेकिन इस केतली में मदद जरूर करें, जिससे कि इस लड़ाई को लड़ने मेरा हौसला बढ़े। और एक बात और सुन लो, 15 मार्च को, भाई 1 मिनट रुक जाओ बेटे, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट बैठ जाओ मां, बैठ जाओ। 15 मार्च को रैली है, मान्यवर काशीराम साहब के जन्मदिन पे यहाँ की सबसे बड़ी रैली है नगीना में। कहा? हिंदू इंटर कॉलेज नगीना। ना तो भेजूंगा ट्रैक्टर, ना भेजूंगा गाड़ी, ठीक है, और इंतजार देखूंगा आपकी वहां जरूर। ठीक है, मोटरसाइकिल पे आइए, कैसे आओगे मुझे नहीं पता, लेकिन इंतजार देखूंगा कि आप मेरी ताकत बढ़ाने के लिए साधन संसाधन करके अपने आओगे। आओगे नहीं आओगे बताओ? एक दिन निकालोगे नहीं निकालोगे बताओ? दोनों हाथ उठा बताओ जो रैली में आओगा। भाई सोच लो पहले ही, मैं उतनी कुर्सी लगाऊंगा जितने लोग खाओगे, पता लगा तब मैं कुर्सी खाली हो जाऊंगा, ऐसा तो नहीं होगा। कितनी कुर्सियां लगवाऊं अच्छा बताओ? कितनी कुर्सियां लगाओ बताओ? अच्छा बताओ, ये भी आर पार की होगी जो जवाब दे दी। बताओ कितने लगवाओ कुर्सियां? हैं? कितनी? बताओ भाई, बताओ तुम लोग, बताओ कितनी कुर्सी लगाओ माओ बहनों बताओ? 1 लाख कुर्सी लगवा दूं? नीचे बैठ जाएंगे, नीचे 1 लाख लगवा दूं? 1 लाख आ जाओ, 1 लाख लोग, फिर हम तो धरती में बैठ जाएंगे। तो अब आप इसमें केतली मदद करो, मगर याद रखिए 15 तारीख की छुट्टी है। पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए कि रहबरे आजम मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इस देश में गरीबों के बेटों को लड़ना सिखाया, उनका जन्मदिन, उनकी जयंती का और पार्टी का 4था स्थापना दिवस वो नगीना मनेगा। कहाँ? हिंदू इंटर कॉलेज। आओगे नहीं आओगे दोबारा बताओ? ठीक है, अब जो है देखो, बाबा जी लाए 100 का नोट, मेरे सिर पर रख दो, हाथ लाओ, सदगुरु जी मेहर करें। और भगवान बुद्ध की करना हो सब पे पैर भी छुआ करते हैं भाई, हाथ मिला करें, पैर नहीं, पैर छुना। बाबा साहब के खिलाफ मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ बाबा साहब के खिलाफ। क्या हाल है? ठीक हो? मैं पहनता नहीं बेटा, माला पहनता नहीं, बच्चे माला पहननी उस दिन छोड़ दी थी हाथरस की घटना के बाद, माला पहनूंगा जिस दिन देश की सारी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। जय हिंद, जय भारत, मंडल, जय कांशीराम। और वीडियो को सपोर्ट जरूर करें। जय भीम।